तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है। पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प कहानी मुझे लगता है कि आप सभी को सुनना चाहिए। अक्सर पति पत्नी में, मियां बीवी में नोक झोंक, कहा सुनी, झगड़ा चलता रहता है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि औरतें बहुत बोलती हैं, बीवियां बहुत बोलती हैं, ये जोक वोक सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए हमारी क्राइम तक फैमिली की जितनी भी फीमेल मेंबर हैं उसको उस तरीके से न लें। ये जो लोग कहते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो अक्सर सुना है पति पत्नी में झगड़ा भी होता है और बीवियां बहुत बोलती भी हैं। हालांकि मेरे घर में उल्टा है, मेरी बीवी कम बोलती है। लेकिन ये जो कहानी है, ऐसी कहानी शायद इस दुनिया में दूसरी कभी सुनने को मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। असल में हुआ यह कि अमेरिका के वाटरबरी में एक फैमिली रहा करती थी और इस फैमिली में जो थे पति और पत्नी। पति की उम्र इस वक्त है करीब 84 साल, 84 ईयर। उनका नाम है बैरी डॉसन और उनकी वाइफ है डोरथी। इन दोनों की शादी को हो गया करीब 65 साल से ज्यादा हो गया। दोनों वहीं पे रहा करते थे। उसके बाद इनके बच्चे हुए। इनके टोटल 6 बच्चे हुए और इस वक्त 13 पोता पोती भी हैं। लेकिन करीब 62 साल पहले, 62 ईयर्स बैक, अचानक एक रोज डॉसन ने मतलब ये कहा या बताया इशारे से कि उसे सुनाई नहीं देता, फिर ये भी कि वो बोल नहीं पाता। तो उसने अपने आप को गूंगा और बताया कि बहरा। तो डॉसन कभी कुछ नहीं बोल पाया। घर वालों को लगा कि कुछ हो गया है। तो 62 साल पहले अचानक डॉसन, जो अच्छा खासा बोलता था, सुनता था, वो गूंगा और बहरा हो गया। अब क्या करें, कैसे उस तक बात पहुंचाए। डोरथी बेचारी अपने पति से प्यार करती थी। उसने मूक और बगैर आपने सुना होगा, गूंगे और बहरे के लिए जो खास बातचीत इशारों में, उसकी एक पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, तो आप उस तक बात पहुंचा सकते हैं इशारों के जरिए। तो डोरथी ने अपने गूंगे और बहरे पति के लिए बाकायदा वो भाषा सीखी। 2 साल लगाए उसने बड़ी मुश्किल से। और भाषा सीखने के बाद अब वो उस लहजे में बात करने लगी। थोड़े दिन तक तो ये बात चली, लेकिन फिर अचानक अब डॉसन को ये हो गया कि उसे दिखाई भी कम दे रही है। तो वो जो इशारे करती है वो भी नहीं देख रहा है। तो गूंगा भी है, बहरा भी है और अब लगातार दिखाई भी नहीं दे रहा। 62 साल बीत गए, गूंगा, बहरा और लगभग अब दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी चीजें करते हुए उस घर में इस दौरान 6 बच्चे हुए, उनकी शादी हो गई, पोते पोती हुई 13। हर एक को, सबको यही मालूम कि उनके दादा नाना या फिर बच्चों के कि उनके पिता फादर गूंगे और बहरे हैं और अब दिखाई भी कम देती है। तो माँ की वो जो इशारे वाली बात है वो भी अब नहीं दिखाई देती। तो मतलब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, जवाब भी नहीं देना है। बीवी भी कुछ भी कहे, सुनाई भी नहीं देना, बोलना भी नहीं है। 62 साल बीतने के बाद हाल में हुआ यह कि डॉसन ने कहा कि वो किसी प्रेयर फंक्शन में जा रहे हैं, निकल गए। अब इत्तेफाक से वो प्रेयर फंक्शन में निकले, लेकिन पहुंच गए किसी बार में। बार में जाने के बाद वहां देखा गया कि बाकायदा गाना बज रहा है और उस गाने के धुन पर वो थिरक भी रहे। कुछ लोगों ने देखा, बड़ा अजीब हुआ कि गूंगा बहरा जिसको दिखाई नहीं दे रही, ये क्या है। फिर अचानक उसके बाद वो निकले तो देखा कि वो यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहे हैं और बाकायदा उसको गुनगुना रहे हैं, जो गाना बज रहा है। अब एक गूंगा गुनगुना रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है। अब ये क्या। धीरे धीरे जांच हुई, डोरथी और बाकी बच्चों तक ये बात पहुंची। उसके बाद सच्चाई सामने आई, एक ऐसी सच्चाई जो मैंने शुरू में कहा कि जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। दरअसल डॉसन न कभी गूंगा था, न बहरा था, न उसकी दिखाई आंखों की रोशनी जो है वो भी कम नहीं थी। 62 साल पहले अपनी बीवी डोरथी से बहस करने या डोरथी की ज्यादा बातें सुनने, कई बार बातचीत में झगड़ा होता है, उसका जवाब देने, इन दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा होता था, खूब बातचीत होती थी। डोरथी बहुत बोलती थी। डॉसन को यह बात पसंद नहीं थी। तो उसने कहा इससे कैसे बचें। तो उसने कहा एक ही तरीका है, गूंगे और बहरे बन जाओ, बीवी को पता ही नहीं चलेगा वो क्या बोल रही, मैं जवाब भी नहीं दूंगा, झगड़ा भी नहीं होगा। और उसी दिन से उसने ये एक्टिंग शुरू कर दी। 62 साल तक वो इस एक्टिंग को बरकरार रखता है। 62 साल के बाद ये सच्चाई सामने आती है और जब सच्चाई सामने आती है तब डोरथी कोर्ट पहुंच जाती है और डोरथी के वकील ने कोर्ट में कहा कि मेरे मुवक्किल के साथ धोखा हुआ है। 62 साल तक वो अपने पति को गूंगा बहरा मानती रही। उसके लिए उसने वो खास भाषा सीखी 2 साल मेहनत करके, लेकिन उसने चीट किया। तो इसलिए एक तो डिवोर्स चाहिए और दूसरा उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से आधी प्रॉपर्टी उसको दी जाए। ये मामला भी कोर्ट में है। इधर डॉसन के वकील ने जवाब दिया कोर्ट में। उसने कहा कि
हमारे मुवक्किल की वाइफ इतना ज्यादा बोलती थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो गूंगा और बहरा बन गया। और जब उसने फिर गूंगे और बहरे की भी जुबान सीख ली तो फिर वो अंधा भी बन गया, ताकि उसके बाद भी बात ना कर सके। और उसने कहा कि मेरे मुवक्किल का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो वफादार है। उसने 62 साल से बेशक गूंगा और बहरा बना, लेकिन अपनी वाइफ के साथ रहा, डिवोर्स नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर हाँ ये गूंगा और बहरा ना बनता, डॉसन के वकील ने कोर्ट में कहा, तो बहुत मुमकिन है कि 62 साल पहले ही डिवोर्स हो जाती, 62 साल पहले ही दोनों में तलाक हो जाती, क्योंकि बीवी उनकी बहुत बोलती थी। तो अब ये मामला कोर्ट में है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अक्सर बातें होती हैं कि बीवियां बोलती हैं, पति में झगड़ा होता है, और यहां एक शख्स 62 साल तक अपनी बीवी को यूं ही बेवकूफ बनाता रहा, गूंगा और बहरा बनकर। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये देखें तो शायद इन 62 साल में गूंगा बहरा बनने के बाद शायद उनमें झगड़ा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बीवी भी मान के बैठ गई अब कि इसको कुछ सुनाना तो है नहीं, बोलेगा भी क्या। तो अजीब कहानी थी। इस कहानी पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कानून अंधा होता है, ये शुरू से कहा जाता है, लेकिन कानून के जो पहरेदार हैं और कानून की जो हिफाजत करते हैं, मतलब पुलिस वाले, कई बार अगर वो शुरुआत से ही किसी केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करें और सच्चाई और गहराई तक पहुंचने की कोशिश ईमानदारी से करें, तो बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग हैं जो इस वक्त भी जेलों में बंद हैं। ऐसी बेतहाशा कहानियां जो मैंने आपको सुनाई, 20-20 साल तक जेल में बंद रहा, बाद में पता चला सच्चाई कुछ और है। तो शायद ऐसे बेगुनाहों को जेल में रहने की जरूरत ना पड़े। कहीं ना कहीं पुलिस बहुत सारे केस में लापरवाही करती है, खासतौर पर उन केसेस में जो मीडिया में भी हाईलाइट नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल केस नहीं है। और हमारा देश मुश्किल से कितने मुट्ठी भर हाई प्रोफाइल केसेस, मुट्ठी भर बड़े लोग, बाकी तो ज्यादातर हमारे देश की आबादी गांव में ही बसती है। अलीगढ़ की कहानी है ये। अलीगढ़ में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार की एक बिटिया थी जिसकी उम्र थी 17 साल, यानी अभी नाबालिग थी, 18 साल की हुई नहीं थी। 17 फरवरी 2015 को, 17 फेब 2015 को ये लड़की अपने घर से मंदिर गई जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद घर नहीं लौटी। घर वालों ने ढूंढा। अगले दिन 18 फरवरी 2015 को घर वालों ने जाकर पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी कि उनकी बेटी वहां गई है और शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। तो 18 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई। इसी बीच में पुलिस ढूंढती रही। 18 फरवरी से फरवरी का महीना गुजर गया, मार्च आ गया, लगभग महीने भर बाद 24 मार्च 2015 अलीगढ़ से दूर आगरा के करीब एक लड़की की लाश मिलती है। इधर उधर से पता किया जाता है कि कोई मिसिंग तो नहीं है, तो पता चला कि हाँ अलीगढ़ से एक लड़की मिसिंग है। तो वहां की पुलिस कांटेक्ट करती है आगरा की। यहां पे फिर लाश मिलती है, तो यहां एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। अलीगढ़ की पुलिस उस लड़की जो 17 साल की थी, जो गायब हुई थी, उसके माँ बाप को लेकर आगरा पहुंचते हैं और उस लाश को दिखाते हैं। लाश को देखते ही माँ बाप पहचान लेते हैं, कहते हैं ये उनकी बेटी है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद लाश माँ बाप के सुपुर्द कर दी जाती है। वो आते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये बात है 24 मार्च 2015 की। अब 24 मार्च को लाश मिलने और अंतिम संस्कार के बाद 6 अप्रैल, मतलब एक हफ्ते के बाद, घर वाले जिन्होंने अब तक अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, अब तो एक तो पुलिस ने उस गुमशुदगी के साथ साथ, किडनैपिंग के साथ साथ उसमें मर्डर 302 भी जोड़ दिया। अब उन्होंने पहली बार, अभी तक उन्होंने नामालूम लोगों के खिलाफ अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। अब 6 अप्रैल 2015 को घर वालों ने पहली बार एक नाम लिखा है, नाम विष्णु। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को किडनैप करके भगा ले जाने और फिर उसका कत्ल करने का जो गुनहगार है वो विष्णु है, और वो पहले से मेरी बेटी पर नजर रखता था और वही उसको ले गया था। और उन्होंने 2 विटनेस खड़ा किया और ये भी बताया कि गुमशुदगी के बाद विष्णु को और उनकी बेटी को एक मेले में साथ देखा गया था आखिरी बार 17 फरवरी के बाद। तो अब माँ बाप की कंप्लेंट पर पुलिस ने विष्णु का नाम दर्ज किया। चूंकि लड़की की लाश मिल चुकी थी, कत्ल हो चुका था, मुकदमा दर्ज कर विष्णु को गिरफ्तार कर लिया गया। विष्णु की गिरफ्तारी के बाद लगभग, ये बात है अप्रैल में जब गिरफ्तार किया गया, 6 अप्रैल 2015 को, इसके बाद पुलिस ने 25 सितंबर 2015 को अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में बाकायदा विष्णु को मुख्य आरोपी बनाया, कहा कि उसी ने इस नाबालिग लड़की को किडनैप किया, बहलाया, फुसलाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। अब विष्णु जेल में है, चार्जशीट दाखिल हो गई है। जेल में रहने के दौरान 2017 में, मतलब 2 साल हो चुके थे, 11 अप्रैल 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विष्णु को जमानत दे दी
और कहा कि अभी चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो इसको जमानत दे दी जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो बाहर सबूतों और गवाहों के साथ मेल जोल नहीं करेगा, छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब वो 2 साल के बाद बाहर तो आ गया, लेकिन इसके बाद अब ट्रायल शुरू हो गया। जैसे ट्रायल शुरू हुआ तो नाबालिग लड़की के घर वालों ने अदालत में एक अर्जी दी और कहा कि चूंकि मुख्य आरोपी विष्णु इस वक्त जमानत पे बाहर है, ट्रायल शुरू हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है, धमकी दे सकता है, हमलों को ही मार सकता है, इसलिए उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाए। अदालत हुक्म दे देती है। विष्णु की जमानत जो थी उसके बाद वो निरस्त खारिज हो गई और उसे वापस कहा गया जेल पहुंचो। वापस विष्णु जेल पहुंच जाता है 2019 में, कुछ ही वक्त बाहर रहा वो। अब जेल आने के बाद वो अंदर है, ट्रायल शुरू हो चुका है, मुकदमे की कार्रवाई चल रही है निचली अदालत में। इसी दौरान अचानक कहानी में एक नया मोड़ आता है। अलीगढ़ से दूर हाथरस में एक कथावाचक जो वृंदावन के, वो कथावाचक पहुंचते हैं। अलीगढ़ के गांव में किसी एक जजमान ने उनको बुलाया था और कहा कि यहां पे आप आकर कथा सुनाएं। तो अब ये कथावाचक जो है अपने भगवताचार्य जी, ये वहां पहुंच जाते हैं और एक घर में कथा सुना रहे हैं। ये बात है हाथरस की, अलीगढ़ और हाथरस ज्यादा दूर नहीं है। कथा सुनाने के दौरान बहुत सारे लोग कथा सुन रहे थे। अचानक उसी भीड़ में उन्हें एक महिला नजर आती है। ये बात अभी की है, 4 दिन पुरानी, सिर्फ 2022 दिसंबर। अब वो एक महिला, वो भी कथा सुन रही है। अब भगवताचार्य जी कथा सुना रहे हैं, उनकी नजरें उस महिला से मिली। 2-4 बार उन्होंने देखा कथा सुनाते सुनाते। अचानक उन्हें लगा कि इस महिला को मैंने कहीं देखा है। अब वो जहन पे, दिमाग पे जोर डालने लगे, पर याद नहीं आ रहा कहां देखा। इसी दौरान वो अपना कथा सुनाने के बाद कथा खत्म होती, लोग मिलजुल रहे हैं, वो अपना मोबाइल उठाते हैं और फिर बाकी लोगों की पिक्चर लेते हुए मोबाइल में उस महिला की भी एक तस्वीर ले लेते हैं। बट उसे ये नहीं लगता कि वो उसकी तस्वीर ही सिर्फ ले रहे हैं, पहले इधर उधर अपने बाकी जजमान की लेते हैं, फिर अचानक उस महिला की कुछ और लोगों के साथ पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद अब ये कथा खत्म, सब लोग चले गए। तब उन्होंने पूछा, जिन्होंने उन्हें घर बुलाया, कि महिला यहां बैठी थी वो कौन है। तो अब इतने लोगों में उसने भी बताया कि कौन सी। तब उन्होंने मोबाइल में वो फोटो निकाली, उन्होंने कहा ये। उसने कहा कि ये हमारे घर के बिल्कुल बराबर में रहती है और इसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कब से यहाँ रहती है। तो उसने कहा कि करीब 5, 6 या 7 साल होंगे जब से वो यहाँ आई है ब्याह कर। उनका और इसकी कोई जानकारी। उन्होंने कहा नहीं, उससे पहले हम तो जानते नहीं, लेकिन अच्छे मिजाज के 2 बच्चे हैं, पति पत्नी है और ये दोनों बच्चे खुश रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक। अब वो वहां से निकलते हैं। अब इन भगवताचार्य जी की कहानी ये है कि ये जगह जगह कथा सुनाते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं। इत्तेफाक से अलीगढ़ के उस गांव में भी इन्होंने कई बार कथा सुनाई, बहुत सारे लोगों को वहां जानते थे। और जब उस नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की खबर आई और फिर उसकी लाश की खबर आई तो ये उन तक भी पहुंची। और इत्तेफाक से वो उस लड़की के घर वालों को भी जानते थे, उसके पिता को भी जानते थे और उस लड़की से मिल चुके थे कई बार कथा वथा के दौरान। तो उन्हें उस लड़की का चेहरा याद था जब वो 17 साल की उम्र की थी। अब 7 साल लगभग हो चुके थे, क्योंकि 2015 में वो मिले थे और अब 22 था, तो 17 और 7 लगभग 23-24 साल हो गए उम्र लड़की की। लेकिन 7 साल में उसके चेहरे पे ज्यादा फर्क नहीं आया, लुक वैसे ही था। तो उन्हें वो कहानी, वो घटना याद थी उसकी गुमशुदगी की और फिर लाश की बरामदगी की। अब वैसी हूबहू एक लड़की उन्हें एक हाथरस में दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने फोटो खींचा। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये वही लड़की है तो उसी की फैमिली को दिखाना गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है फिर वो लोग उस लड़की को गायब कर दें, ये उनका दिमाग चल रहा है। तो फिर क्या करें, पुख्ता कैसे यकीन करें। तो उन्होंने पता किया कि इस लड़की के कत्ल और गुमशुदगी के इल्जाम में कौन जेल में है। तो पता चला विष्णु जेल में। तो विष्णु का परिवार कहां है। तो इन्होंने अपने लोगों के जरिए विष्णु की मां सुनीता तक पहुंच बनाई, सुनीता को ढूंढ निकाला। सुनीता का इकलौता बेटा है विष्णु। अब वहां तक पहुंच बनी, उसके बाद सुनीता से इन्होंने कहा कि मुलाकात करनी है। अब भगवताचार्य जी के बाद सुनीता को लाया गया, वो आई, उन्होंने तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि इस महिला को जानते हो। उसने कहा ये तो वही नाबालिग लड़की है जिसके कत्ल के इल्जाम में मेरा बेटा पिछले 7 साल से जेल में है। उन्होंने कहा पक्का। उन्होंने कहा हाँ। अब भगवताचार्य जी ने अपने लोगों के जरिए उस हाथरस के उस परिवार की पूरी कुंडली निकाली, तो पता चला कि टाइम बिल्कुल मिल रहा है, 7 साल से ही वहां यहाँ है और जिस फरवरी के महीने में गायब हुई, उसी फरवरी के महीने में यहाँ आई थी। सारी चीजें जब मिली तो फिर भगवताचार्य जी जो थे
सुनीता को लेकर एसएसपी के पास पहुंचे अलीगढ़ के, और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक केस है, उस केस में एक लड़की किडनैप हुई, फिर उसका कत्ल हुआ, और उस सिलसिले में विष्णु नाम का एक लड़का जेल में है, लेकिन जिस लड़की का कत्ल हुआ वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। अब एसएसपी साहब का भी सर घूम गया कि ये क्या कहानी है। फिर उन्होंने तस्वीर दिखाई, फिर उन्होंने पता बताया। अब पुलिस ने यहां से अच्छा काम ये किया कि एक टीम तैयार की और कहा कि खामोशी से जाकर पहले चेक करो कि वही लड़की है, क्योंकि किसी और को परेशान करना ठीक नहीं है। अब पुलिस की टीम लगी रही, वहां जाकर पूरी कुंडली खंगाली, पूरे मोहल्ले से बात किया, ऑफिशियल हो रही है। सारी जानकारी जब निकाली गई तो पता चला कि हाँ, ये वही नाबालिग लड़की है जो यहां पर शादी करके 2 बच्चे हो चुके हैं, वो बहुत खुशी खुशी रह रही है। जब ये कंफर्म हो गया, फिर एक रोज पुलिस की टीम घर पहुंचती है लड़की के हाथरस में, उसे अपने साथ लेती है और वापस थाने आती है। थाने आने के बाद अब उससे पूछती है, वो कबूल कर लेती है कि वही वो नाबालिग लड़की है जिसका कत्ल हुआ और जिसके इल्जाम में विष्णु अंदर है। इसके बाद पुलिस 164 के तहत उसका बयान दर्ज करती है, अदालत से परमिशन मांगती है कि उसका डीएनए कराना है, क्योंकि ऑलरेडी कत्ल हो चुका है। तो अगर ये कोई और हुई, क्योंकि इस दुनिया में हम शक्ल की भी कमी नहीं है, तो फिर मामला उलझ जाएगा, तो डीएनए से पुख्ता हो जाएगा कि ये वही है। तो डीएनए की इजाजत मांग ली है, लड़की का बयान ले लिया है, और अब पुलिस शुरुआती इंक्वायरी के बाद कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी। अगर ये वही लड़की है तो जाहिर है कि अब विष्णु की रिहाई तय है, वो बाहर आएगा। हालांकि 7 साल जो उसने काटे उसकी भरपाई कौन करेगा ये नहीं मालूम। लेकिन इन सब के बाद अब ये हुआ कि एक बेगुनाह बाहर निकल रहा, उसकी मां को खुशी है। एक लड़की जो खुद जिंदा थी, अपने आप को मुर्दा बनाया, उसका सच सामने आया। लेकिन 7 साल पहले मार्च के महीने में आगरा के पास जिस लड़की की लाश मिली और जिस लड़की को उस नाबालिग लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी माना, वो कौन थी? क्योंकि उस वक्त ये केस क्लोज हो गया, घर वालों ने मान लिया कि उसी लड़की की लाश है, तो उन्होंने जांच नहीं की। लेकिन अब चूंकि कहानी में ये ट्विस्ट है, तो अब फिर से आगरा पुलिस, अलीगढ़ पुलिस, इनको ये अब तफ्तीश करनी होगी कि 7 साल पहले मिली वो लाश किसकी थी। क्या उसका कत्ल इसी मकसद से किया गया, या फिर वो किसी और लड़की की लाश थी और कहीं से इन लोगों ने देखा और घर वालों ने कह दिया कि हाँ हमारी बेटी है। तो वो इत्तेफाक था या साजिश, अब इसका भी खुलासा होना है। लेकिन अब पूरी कहानी में सबसे बड़ा ये है कि ये घर वालों ने या फिर उस लड़की ने अपने आप को मुर्दा क्यों करार दिया। तो इस लड़की को एक लड़के से प्यार था जो हाथरस में रहता था, उसे मालूम था घर वाले शादी करेंगे नहीं, तो क्या करें। तो उसने फिर ये प्लान बनाया कि वो भाग जाएगी, और वो लड़की भागी। भागने के बाद अब चूंकि विष्णु 1-2 बार मिला होगा, तो उन्होंने विष्णु का नाम डाल दिया। और विष्णु थोड़ा सा ये था कि उसका कुछ मारपीट और इन चीजों में भी नाम रहा करता था, उसकी इमेज अच्छी नहीं थी, तो आसानी से नाम डाल दिया और पुलिस ने भी आसानी से यकीन कर लिया। और उसके बाद वो भागकर अपना वहां शादी करने लगी। बाद में उसके घर वालों को भी पता चल चुका था कि वो शादी कर चुकी, 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी समझौता कर लिया, मान लिया, लेकिन सच नहीं बताया पुलिस को। और इस चक्कर में एक बेगुनाह जेल में अंदर रहा 7 साल तक। तो अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है उस नाबालिग लड़की और उसके पति से कि जो लाश मिली है उस लाश की कहानी क्या है, उसका इन दोनों से कोई कनेक्शन तो नहीं, कोई रिश्ता तो नहीं, क्या कहीं ये सिर्फ साजिश भागने तक की थी, या ये दोनों कत्ल के भी आरोपी हैं। तो अब जो जांच होगी उस जांच के बाद ये कहानी सामने आएगी। जैसा मैंने कहा कि अभी चूंकि 4 दिन पुराना मामला है, तो इसकी तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर दूंगा। सिलसिला शुरू करूं उससे पहले, कल दोनों मैच देखे मैंने फीफा वर्ल्ड कप के, और कल अफसोस हुआ, मेरी 3 फेवरेट टीमें हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कुछ फुटबॉल के बारे में बताएं। ब्राजील शुरू से मेरी फेवरेट रही है, पहले नंबर पर रखता हूं हमेशा। अर्जेंटीना हमेशा मेरी फेवरेट रही है, और तीसरी है पुर्तगाल। ब्राजील के फेवरेट होने की वजह यह है कि ब्राजील के फुटबॉल खेलने का जो स्टाइल है, वो जब फुटबॉल समझ में आया तभी से, और ब्राजील मतलब फुटबॉल, और महानतम फुटबॉल प्लेयर पेले ब्राजील के, तो एक लगाव रहा। अर्जेंटीना इसलिए कि मैराडोना को देख के शायद हम सब हिंदुस्तानियों को फुटबॉल का ज्यादा क्रेज आया, और जो मैराडोना जो जादूगर थे फुटबॉल के, मतलब हैं बल्कि नहीं, तो वो एक खास लगाव होता है सारे अर्जेंटीना की जब खेलती है तो पूरे हिंदुस्तान को लेकर। तीसरा पुर्तगाल, रोनाल्डो की वजह से। तो कल पहला जो मैच था
जीतते जीतते ब्राजील हार गई। नेमार ने बहुत अच्छा गोल मारा था, लेकिन फिर एक जब 2-3 मिनट बचे थे जीतने के लिए तो बराबर हो गया, फिर पेनल्टी शूट आउट में ब्राजील बाहर। दूसरा मैच कल इसलिए बहुत लेट भी सोया, चूंकि अर्जेंटीना का मैच था और अर्जेंटीना बेहतरीन खेल रही थी। अर्जेंटीना ने लीड भी ले लिया 2 गोल का, लेकिन यहां भी आखिरी वक्त में जिस तरीके से दोनों गोल नीदरलैंड ने करके वापसी की, कमाल का था। और फिर मैच यहां भी पेनल्टी शूट आउट में गया, लेकिन अर्जेंटीना ने दोनों गोल पहले रोक लिए नीदरलैंड के और फिर ये मैच जीता। तो पहले क्वार्टर फाइनल में दुख हुआ ब्राजील के हारने का, दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के जीतने की खुशी हुई। अब आज 2 और मैच है और एक मेरी फेवरेट टीम और इसमें आज खेल रही जो पुर्तगाल। तो मैं यही चाहता हूं पुर्तगाल जीते। और बेहतरीन कल मेसी का जो पास था, जिसपे पहला गोल हुआ था, लाजवाब पास था। और नेमार ने जो ब्राजील का गोल मारा था, वो गोल भी क्लासिक था। दिखाया नेमार ने कि वो कितने बेहतरीन प्लेयर है।